हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो BA प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर की एजुकेशन की होने वाली है। अगर आपके पास भी ये एजुकेशन है जिसका नाम है मानव शिक्षा, संज्ञान और स्कूली शिक्षा, तो आप सही वीडियो पर हैं, क्योंकि देखिए इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं वो हम कवर कर रहे हैं और विद आंसर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन दे रही हूँ, नहीं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएंगे या प्रीवियस ईयर में आए हैं, क्योंकि देखिए जो सोल है उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, नए क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम में पास आउट और अच्छे नंबर गेन करने के लिए। एंड देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कुछ टाइम बाद आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवाऊंगी जो कि प्रीवियस ईयर का होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उसका क्या आंसर होगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस के माध्यम से भी आप उन सभी जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है और किसको किस तरह से अटेम्प्ट करना होगा ये भी आप जान पाएंगे और साथ में आंसर भी जान पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए। देखिए, इसका मैंने पार्ट 1 भी बनाया है, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए, इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है, तो लास्ट क्वेश्चन जहां हमने छोड़ा था वहीं से आगे अब हम इस पार्ट की स्टार्टिंग करेंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखना क्या है, यह सामाजिक वातावरण से कैसे जुड़ा हुआ है। यानी देखिए, हमें बताना है कि सीखना आखिर होता क्या है, यानी लर्निंग आखिर होती क्या है और ये सामाजिक वातावरण से किस तरह से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं या लर्न करते हैं वो सामाजिक वातावरण से ही करते हैं। किस तरह से, ये आपको बताना है और इन दोनों का संबंध बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परिचय, यानी सीखना, दैट मीन्स लर्निंग। सीखने को लर्निंग ही बोलते हैं। एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अनुभव, अभ्यास और शिक्षा के द्वारा ज्ञान, कौशल, व्यवहार और दृष्टिकोण विकसित करता है। क्योंकि जो हमारी लर्निंग है, जो हमारा सीखना है, उसी के माध्यम से जो भी व्यक्ति है वो अनुभव और अभ्यास और शिक्षा के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है, कौशल करता है, व्यवहार करता है, दृष्टिकोण विकसित करता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। यह केवल एक व्यक्तिगत मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से भी प्रभावित है। क्योंकि ये जो है, ये सिर्फ मानसिक प्रक्रिया ना होकर ये सामाजिक और जो हमारी सांस्कृतिक संदर्भ है उसको भी प्रभावित करती है। व्यक्ति का सीखना उसके वातावरण, समुदाय, परिवार, स्कूल और समाज से गहरा रूप से जुड़ा होता है। क्योंकि एक व्यक्ति जब बच्चा होता है, सबसे पहले वो अपने वातावरण यानी जो अपना परिवार होता है, अपना जो समाज होता है, उसी से सीखना शुरू करता है, फिर स्कूलों और समुदायों से सीखता है। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे, शिक्षा मानव विज्ञान में सीखने की प्रक्रिया को केवल कक्षा शिक्षण तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि यह समाज, सांस्कृतिक और परिवेश के माध्यम से भी विकसित होती है। क्योंकि देखिए, जो शिक्षा मानव विज्ञान होता है उसमें सीखना सिर्फ शिक्षा हासिल करने से नहीं है, बल्कि हमारी हर चीज़ से है। क्योंकि हमारी जो सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश होता है उस सभी से बच्चा सीखता है। अब देखिए, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्या वो सीखे हुए नहीं होते या उन्हें नॉलेज नहीं होती किसी चीज़ की? बेशक होती है, उन्हें भी हर चीज़ की नॉलेज होती है। दैट मीन्स हम जो है सिर्फ शिक्षा से ही नहीं, अपने जो समाज है, अपना जो संस्कृति है, अपने जो आसपास के लोग हैं, सभी के माध्यम से विकास करते हैं, सभी के माध्यम से सीखते हैं। यह दृष्टिकोण से सामाजिक वातावरण का सीखने में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी जो ये जो है, ये सामाजिक वातावरण में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है सीखने के लिए। अब हम देखेंगे सीखना क्या है, आखिर लर्निंग होती क्या है। अगर हम लर्निंग की बात करें तो सीखना एक निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति नए अनुभव और जानकारी को आत्मसात करके अपने ज्ञान और व्यवहार में परिवर्तन लाता है। विभिन्न शिक्षाविदों ने सीखने को परिभाषित किया, यानी देखिए, सीखना जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तब से, जब भी वो पैदा हुआ और जब वो बुढ़ापा होकर मर गया, इस दौरान वो सारी चीज़ें सीखता है। जब स्टार्टिंग होती है तो वो ऐसे करना सीखता है, बाल पकड़ना सीखता है, पैर हिलाना सीखता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो चलना सीखता है, पानी बोलना सीखता है, बोलना चलना सीखता है, फिर बड़ा होता है तो शिक्षा ग्रहण करता है, फिर काम करना सीखता है, फिर बुढ़ा होता है तो रिश्तों को निभाना सीखता है, फिर मर भी जाता है। तो ये पूरा जो टाइम होता है ये सीखने में भी जाता है। तो ये एक तरह से गतिशील वाली प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती। अब अलग अलग विद्वानों ने, यानी अलग अलग लोगों ने सीखने को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसे कि कैसे, तो हम
अब इन्हीं सब की परिभाषा देखें तो पहले हम देखेंगे क्रो। सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव और परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन आता है। यानी इनके अनुसार जो सीखना है वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभव हो और परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन हो। यानी एक ऐसी चीज को सीखना जिससे हमें अनुभव मिले और उसे सीखने के बाद कुछ परिणाम बदले, यानी कुछ ना कुछ हमें आउटपुट निकले उसका, तब वो सीखना कहलाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे सीखना। सीखना एक व्यवहारिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जो अभ्यास और अनुभव के माध्यम से उत्पन्न होती है। यानी इनके अनुसार जो सीखना है वो अभ्यास और अनुभव के माध्यम से होता है। देखिए जो डेफिनेशन होती है वो आपको एज इट इज़ याद करनी होती है, इसमें कोई भी चेंजेस मत करना इधर उधर, क्योंकि ये थॉट होते हैं, ये थिंकिंग होती है, तो हमें एज इट इज़ लिखनी होती है। आप इन्हें ज़रूर याद करना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे सीखने की विशेषताएं। सीखने की क्या विशेषता है, पहले आप लिखेंगे यह एक सतत प्रक्रिया है, जो कि अभी मैंने बताया, जो कि लंबे टाइम तक चलती है, व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक चलती है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अनुभव आधारित। व्यक्ति अपने अनुभवों से भी सीखता है, क्योंकि देखिए अगर मैं अपनी ही बात करूं तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर देखी होंगी, आप मेरे चैनल के बहुत पुराने स्टूडेंट हैं या फिर आपके भाई बहन रहे होंगे, तो उन्हें भी पता होगा कि पहले वॉइस में और अब की वॉइस में, पहले की वीडियोस में अब की वीडियोस में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। मुझे खुद भी फील होते हैं वो चेंजेस। तो वो कैसे हुए, मेरे अनुभव के आधार पर ही तो हुए हैं, क्योंकि पहले मुझे इतना अनुभव नहीं था जब मैंने स्टार्टिंग की थी, बट धीरे धीरे मुझे अनुभव मिला, धीरे धीरे मुझे पता चली चीज़ें, तो मेरे अनुभव के आधार पर भी जो मेरा सीखना था, जो मेरी लर्निंग थी, वो चेंज हुई है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे परिवर्तनशीलता है, किस तरह से सीखने में व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण में बदलाव आता है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति चीज़ें सीखता है उसके व्यवहार में और उसका जो दृष्टिकोण है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलेंगे व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। यह व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामाजिक प्रभाव को भी जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। व्यक्ति अच्छे या बुरे दोनों प्रकार की व्यवहार सीख सकता है। यानी अगर हम अच्छी चीज़ें सीखेंगे तो अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे और बुरी चीज़ें सीखेंगे तो बुरे व्यक्ति बन जाएंगे, पर सीखना दोनों में ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सीखना और सामाजिक वातावरण का संबंध, कि इन दोनों में क्या संबंध है। सीखने की प्रक्रिया केवल व्यक्ति की मानसिक क्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक वातावरण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक वातावरण से तात्पर्य उन सभी कारकों से है जो व्यक्ति को सीखने में मदद करते हैं। यानी जो भी कारक व्यक्ति को सीखने में मदद करते हैं वो सभी हमारे सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि परिवार हो गया, स्कूल हो गए, मित्र हो गए, संस्कृति हो गई, हमारी समाज हो गया, और जो हमारे संचार के माध्यम होते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे परिवार का प्रभाव, यानी जो परिवार होता है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। परिवार बच्चों को पहले सामाजिक वातावरण होता है जिसमें व्यक्ति या फिर जब बच्चा पैदा होता है उसके लिए सामाजिक जो वातावरण होता है वो परिवार ही होता है सबसे पहले, जहाँ वह भाषा, नैतिकता, परंपराएं और सामाजिक व्यवहार सीखता है। यानी किस तरह से जो हमारी भाषा है वो बोलनी है, नैतिकता क्या होती है, और जो हमारा व्यवहार होगा, यानी जो हमारी परंपराएं हैं, हमारा जो व्यवहार होगा समाज में वो किस तरह से होगा, वो भी हम घर से ही सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार बच्चों को सीखने में इनको प्रभावित करता है। यानी जो हमारे माता पिता और हमारे घर का माहौल होता है वही बच्चा सीखता है। अगर किसी का बच्चा गाली बक रहा है ना, दैट मीन्स वो बच्चा गाली नहीं बक रहा है, उसके घर में कोई गाली बकता है या फिर उसका माहौल ऐसा है तभी वो गाली बकना सीखा है। क्योंकि जो बच्चा होता है वो कभी भी खुद नहीं सीखता, वो आसपास के लोगों, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को देखकर वो चीज़ें अडॉप्ट करता है। तो ये चीज़ है कि अगर कोई भी बच्चा है या फिर किसी में भी कोई भी गलत हैबिट है तो वो कभी खुद की नहीं होती, या तो वो माँ बापों से सीख रहा है या फिर घर में सीख रहा है। ठीक है। इस तरह से बच्चा सीखता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे बचपन में मिलने वाली सीख आगे के जीवन में व्यक्ति के व्यवहार और सोच को आकार देती है। अगर हम बच्चे को बचपन से ही ये सिखाएंगे, गंदी चीज़ें सिखाएंगे या फिर चोरी करना सिखाएंगे, तो उसका आगे वाला जो जीवन है ना वो चोरी ही बनेगा। लेकिन हम उसे शुरू से ही नैतिकता और जो सारी चीज़ें हैं अच्छे से सिखा के चलेंगे, क्या गुड चीज़ें हैं, क्या बैड चीज़ें हैं, तो वो आगे चलकर भी अच्छा व्यक्ति बनेगा। तो उसके बचपन की चीज़ें उसे आगे चल के किस तरह से वो व्यक्ति बनेगा उस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए यदि माता पिता ईमानदारी और परिप्रेक्ष्य को महत्व देते हैं तो बच्चा भी इन्हीं मूल्यों को अपनाने का पतन करेगा। यानी बच्चा भी
अपने माता-पिता की जो चीज़ें होंगी ईमानदारी वगैरह उसी को अपनाएगा, ऐसा नहीं है वो दूसरी चीज़ें अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विद्यालय का प्रभाव। विद्यालय का क्या प्रभाव होता है? विद्यालय बच्चों को सीखने का दूसरा महत्वपूर्ण सामाजिक वातावरण है, क्योंकि विद्यालय से ही बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ औपचारिक शिक्षा के माध्यम से बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा, पाठ्यक्रम और सहपाठी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अनुशासन, नेतृत्व और सहयोग जैसी सामाजिक गुण विद्यालय में विकसित होते हैं, क्योंकि हम विद्यालय में ही जो हमारा अनुशासन होता है, नैतिकता होती है, सहयोग होता है, इसको सीख पाते हैं, यानी टीम वर्क, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे उदाहरण के लिए देखेंगे स्कूल में समूह गतिविधियों और खेल के माध्यम से बच्चों को टीम वर्क और नैतिकता करना सिखाते हैं। यानी देखिए जो हमारे विद्यालय में या फिर स्कूलों में एक्टिविटीज होती हैं या फिर समूह में खेल होते हैं, उससे बच्चा जो होता है वो टीम वर्क और नैतिकता सीखता है, ताकि उसके आगे चल के जीवन में वो काम आए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे साथियों का प्रभाव, यानी जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, साथी होते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें आप पहला लिखेंगे बच्चे अपने हम उम्र दोस्तों और सहपाठियों से भी ये बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारे इस फ्रेंड्स होते हैं वो भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, या फिर हमारे प्रभाव या फिर हमारे बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। देखिए अगर मैं अपना उदाहरण दूँ इस लाइन के ऊपर, तो जब मैं भी छोटी थी, मैं अगर कुछ भी चीज़ गलत करती थी या फिर ऐसा होता था, हाँ, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, तो मेरी जो सिस्टर्स वगैरह हैं तो वो हमेशा बोलती थी अपनी फ्रेंड से सीख रही हो ये तुम, ये अब तुम्हारी फ्रेंड ऐसे करती है तो तुम भी ऐसे ही करने लगी। लाइक दिस टाइप की लाइन्स मुझे भी सुननी पड़ती थी कि हाँ, जो सहपाठी होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हमारे बिहेवियर पर खासकर प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे फ्रेंड्स कुछ भी गलत चीज़ करते हैं तो हम भी उसमें इन्वॉल्व कहीं न कहीं हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक मेल-जोल और सांस्कृतिक मूल्यों की समझ विकसित करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समूह के साथ रहने से संवाद कौशल, सहयोग, सहिष्णुता और प्रतिस्पर्धात्मकता का विकास होता है, ठीक है। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे कई बच्चों को पहले शर्मीला होते हैं, वह अपने दोस्तों के साथ रहकर आत्मविश्वासी बन सकते हैं। यानी देखिए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत शर्मीले होते हैं, वो किसी के सामने बोलना या फिर आना तक पसंद नहीं करते, बट वो अपने सहपाठी यानी अपने फ्रेंड्स सर्कल में रहकर वो बोलना और जो आत्मविश्वास होता है उसको गेन कर सकते हैं, ताकि वो बोल पाएँ। क्योंकि अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो पहले मैं भी बहुत शाय हुआ करती थी कभी, कि हाँ, ज़्यादा किसी से नहीं बोलना या फिर न्यू लोग आ जाएँ तो उनसे नहीं बोलना। बट मेरी जो फ्रेंड्स बने वो ऐसे थे कि सबसे बोल लेते थे। नाउ अब मेरे अंदर भी ये आदत है कि मैं किसी स्ट्रेंजर से भी बात कर लेती हूँ। तो ये जो है ये हमारी जो आत्मविश्वास होता है उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं हमारे फ्रेंड्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समाज और संस्कृति का प्रभाव। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे प्रत्येक समाज की अपनी मान्यताएँ, परंपराएँ और सांस्कृतिक मूल्य होते हैं जो व्यक्ति के सीखने को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आप इसे में लिखेंगे धार्मिक नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को व्यक्ति समाज के माध्यम से सीखता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप लिखेंगे भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली में पले बड़े बच्चे आपसी सहयोग और सामूहिकता को महत्व देते हैं, जबकि व्यक्तिगत संस्कृति में पले बड़े बच्चे आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देते हैं। यानी देखिए अगर किसी की जॉइंट फैमिली है तो उस फैमिली के जो बच्चे होंगे ना वो सहयोग को बढ़ावा देंगे, और अगर किसी की सिंगल फैमिली है और वो अकेले ही रहते हैं शुरू से बच्चे, तो वो आत्मनिर्भरता और अकेलेपन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा संचार माध्यमों वो का प्रभाव, यानी जो हमारे संचार माध्यम होते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम इसमें पहला लिखेंगे आज के डिजिटल युग में संचार माध्यम जैसे टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और संचार पत्र व्यक्ति के सीखने पर गहरा प्रभाव डालते हैं, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल संसाधन सीखने को आसान और सुलभ बनाते हैं, जैसे कि अभी आप घर में बैठे हुए मेरी वीडियो से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है मैंने आपको कहा कि नहीं भैया आ जाना वहाँ पर, वहाँ क्लास लूँगी या फिर वहाँ मेरे इंस्टीट्यूट आना, वहाँ मैं आपको पढ़ाऊँगी। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हाँ आपको वहाँ ट्रैवल करके आना है तैयार वैयार हो के, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप जिस भी हालत में बैठे हो आप मेरी क्लास ले रहे हो, तो ये आपके लिए सुलभ भी है और आसान भी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विज्ञापन, फिल्म और सोशल मीडिया लोगों की सोच और व्यवहार को प्रभावित करती है, क्योंकि जब हम विज्ञापन यानी एड्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, आपने वो मूवी देखी होगी तेरे नाम, ये सलमान खान की मूवी थी, बहुत पुरानी है, मैं भी उस टाइम पे बहुत छोटी थी जब ये आई थी। तो सभी लोगों ने वो जो सलमान खान का
हेयर स्टाइल था उस टाइम पे, जिसमें वो बीच की मांग निकाल के रखते थे और साइडों में लंबे लंबे बाल। इतने सारे बॉयज़ों ने वो तेरे मांग वाला हेयर स्टाइल रखा। तो ये क्या है, ये हम पे प्रभाव डालती हैं। जो हमारे एड्स वगैरह होते हैं यानी विज्ञापन होते हैं, उन्हें देख के हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये भी हमें सोचने में, समझने में, प्रभाव डालने में, इन सभी पे ये इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है? अब हम उदाहरण के लिए लिखेंगे, यदि यदि कोई बच्चा विज्ञान से संबंधित शैक्षिक मीडिया देखता है तो उसे जिज्ञासा और सीखने की इच्छा बढ़ सकती है। क्योंकि अगर किसी भी थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट हो ना विज्ञान में, और फिर उसी के बारे में देखने लगो, तो और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आपको इंटरेस्ट होगा कि हमारी पृथ्वी के बाहर क्या है, अगर आप 1-2 वीडियोज़ देखोगे ना, और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा कि अच्छा ब्लैक होल भी होता है, क्या अच्छा शूटिंग स्टार भी होते हैं, क्या अच्छा इतनी सारी मिल्की वेज हैं, गैलेक्सीज़ हैं, गैलेक्सी में मिल्की वेज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जानकर ना आपको भी थोड़ी-सी उत्सुकता होगी कि हाँ, और चीज़ें जानें। तो ये इस तरह से वर्क करता है। अगर हम बात करें सामाजिक वातावरण के प्रभाव से सीखने के सिद्धांत, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, पहले लिखेंगे आप विगोत्स्य का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसके अंतर्गत पहले आप लिखेंगे, विगोत्स्य के अनुसार सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है और यह बातचीत, सांस्कृतिक अनुभव और प्रणालियों से प्रभावित होता है। यानी ये जो है, ये हमारा सीखना और जो हमारी बातचीत होती है, सांस्कृतिक अनुभव होते हैं, उनसे प्रभावित होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, उन्होंने नज़दीकी विकास क्षेत्र की अवधारणा दी। उनके अनुसार शिक्षा या कोई सक्षम व्यक्ति बच्चों को अधिक जटिल कार्य करने में मदद करती है। यानी देखिए, शिक्षा या फिर कोई भी चीज़ होती है, वो हमें जो भी जटिल कार्य होते हैं उसको सरल करके सीखने में मदद करती है। इसीलिए बच्चों को सिखाया या फिर शिक्षा दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा गणित के कठिन प्रश्न नहीं हल कर पा रहा है लेकिन शिक्षक या सहपाठी की सहायता से हल कर लेता है, तो ये सामाजिक अधिगम का उदाहरण है। क्योंकि देखिए, इसमें हम सामाजिक जो सहपाठी हो गया, शिक्षक हो गया, इनकी हेल्प ले रहे हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। ठीक है? जो कि हमारी शिक्षा के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि अगर हम शिक्षा नहीं लेंगे तो हम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे बंदुरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बंदुरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत आप लिखेंगे, एल्बर्ट बंदुरा ने बताया कि लोग दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। इसे अनुसरण या मॉडलिंग कहा जाता है। यानी देखिए, दूसरों के व्यवहार को सीखना अनुसरण या फिर मॉडलिंग कहलाता है। जैसे कि बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ उनके व्यवहार को सीख लेते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, जब मैं भी बचपन में कोई गलती करती थी तो मेरी सिस्टर्स हमेशा बोलती थी, अपनी फ्रेंड से सीख रही है तू ऐसे बोलना या फिर ऐसी चीज़ें करना। ठीक है? तो इस तरह से नेक्स्ट अब हम देखेंगे, बच्चे अपने माता पिता, शिक्षकों, मित्रों और समाज के अन्य सदस्यों को देखकर अनुसरण करते हैं, यानी उनसे सीखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा देखता है कि उसके बड़े भाई को पढ़ाई करने का पुरस्कार मिला है, तो वह भी पढ़ाई में रुचि रखने लगता है या रुचि दिखाता है। क्योंकि फिर उसे लगता है, अगर उसके बड़े भाई को मिला है तो मुझे भी मिल सकता है, इसलिए वो रुचि रखता है। अगर उसका बड़ा भाई गाली बकेगा तो वो भी गाली बकेगा, क्योंकि बच्चों पर बड़ों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे, सीखना केवल एक व्यक्तिगत मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सामाजिक वातावरण से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। किस तरह से, वो अभी हमने देखा है। परिवार, विद्यालय, साथियों, समाज और संचार माध्यमों का व्यक्ति के सीखने पर प्रभाव पड़ता है। यानी जो भी हमारा परिवार होता है, विद्यालय होता है, साथी होते हैं, समाज होता है, संचार होता है, इस पर सभी पर व्यक्ति के सीखने का प्रभाव पड़ता है। विगोत्स्य और बंदुरा जैसे शिक्षाविदों ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीखने की प्रक्रिया सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होती है। ठीक है? इसीलिए शिक्षकों को, अभिभावकों को सीखने और सामाजिक पहलुओं को समझकर छात्रों को अनुसरण वातावरण प्रदान करना, जिससे उनका संपूर्ण विकास हो सके, ताकि वो आगे बढ़ सकें। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किन प्रमुख अवधारणाओं की चर्चा की। यानी जो जीन पियाजे हैं, उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास दिया था, उसके अंतर्गत किस प्रमुख जो अवधारणा है उनके बारे में बताया था। तो इस क्वेश्चन के परिचय में आप लिखेंगे, जीन पियाजे एक प्रसिद्ध स्व मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास पर गहराई से अध्ययन किया। यानी देखिए, इनका जो है वो संज्ञानात्मक विकास
किया था इन बालक यानी बच्चे के व्यवहार पर। उनका मानना था कि बच्चे सक्रिय रूप से अपने वातावरण के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय रूप से अपने वातावरण के साथ बातचीत करते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। उनके संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ने यह समझने का प्रयास किया कि बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं और अपने अनुभवों को समझते हैं, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो किस तरह से किसी भी चीज़ को सीखते हैं, सोचते हैं या फिर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को एक क्रमिक प्रक्रिया माना जो 4 अवस्थाओं में होती है, यानी देखिए इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास है इसको क्रमिक प्रक्रिया मानते हुए इसे 4 अवस्थाओं में देखा। उन्होंने इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण अवधारणाओं की चर्चा की, यानी इसके अंतर्गत उन्होंने कई महत्वपूर्ण जो अवधारणाएं होती हैं उनको रखा था। ठीक है, जो सीखने और मानसिक विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करने में सहायक होती हैं। किस तरह से? पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख जो अवधारणा है उसके अंतर्गत आप लोग लिखेंगे, उसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पहला आप लिखेंगे, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए कई महत्वपूर्ण अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं जो कि निम्नलिखित हैं। किस तरह से? जो महत्वपूर्ण अवधारणा है उसके अंतर्गत आप लिखेंगे योजना। योजना के अंतर्गत आप लिखेंगे योजना संज्ञानात्मक संरचना होती है जो व्यक्ति के ज्ञान को संगठित और व्यवस्थित करने में मदद करती है, यानी जो भी व्यक्ति का ज्ञान होता है उसको संगठित और व्यवस्थित यानी सही तरीके से रखने में और सुव्यवस्थित चलाने में मदद करती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, बच्चे नई जानकारी प्राप्त करने पर अपनी पुरानी योजनाओं को संशोधित या विस्तृत कर सकते हैं, यानी जो भी नया ज्ञान होता है उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद में जो बच्चे होते हैं वो अपनी जो योजनाएं होती हैं, अपनी जो चीजें होती हैं उनको संशोधित या फिर विस्तृत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा कुत्ते को 4 पैरों वाला जानवर मानता है। यदि वह पहली बार बिल्ली को देखता है तो वह उसे भी कुत्ता समझ सकता है, यानी देखिए उन्हें लगता है बच्चे को कि कुत्ता ही 4 पैरों पर चलता है, लेकिन अगर वो पहली बार बिल्ली को देखेंगे तो वो उसे भी कुत्ता ही बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ कुत्ता ही 4 पैरों पे चलता है। इसीलिए बाद में यह सीखते हैं कि कुत्ते और बिल्ली अलग अलग जानवर होते हैं और बाद में उन्हें चलकर पता चलता है कि कुत्ता और बिल्ली दोनों ही अलग जानवर होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे अनुकूलन। इसमें आप देखेंगे पियाजे के अनुसार बच्चे नई जानकारी को आत्मसात और समायोजन के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आत्मसात। नई जानकारियों को पहले से मजबूत योजना माहित करना, यानी जो पहली हमारी जो सूचना है उसमें नई सूचना को जोड़ लेना। समायोजन, नई जानकारी के अनुसार योजना में परिवर्तन करना, यानी जो भी हमारी लर्निंग है उसके अनुसार अपनी जो चीजें हैं उसको ढाल लेना। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे, यदि कोई बच्चा पहले केवल छोटे पक्षियों को जानता है और फिर एक बाज देखता है तो वह उसे भी पक्षी मान सकता है, यानी अगर वो पहले छोटे पक्षियों को या फिर छोटे जानवरों को जानता है तो वो बड़े जानवरों को देखकर भी उसी कैटेगरी में उसको रख सकता है। ठीक है, ये हमारा आत्मसात हो जाएगा। अब हम आगे चलेंगे, लेकिन जब उसे ये बताया जाता है कि बाज और तोता अलग अलग प्रकार के पक्षी होते हैं, वह अपनी योजना में बदलाव करेगा जिसे हम समायोजन बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे संतुलन। किस तरह से? यह वह प्रक्रिया है जिससे बच्चा आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन बनाता है ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और वो दोनों को समझ पाए। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, जब कोई नई जानकारी पुरानी जानकारी से मेल नहीं खाती वह बच्चे असमानता उत्पन्न होती है, लेकिन जब वह नई जानकारी को सही तरीके से समायोजित कर लेते हैं तो वो संतुलन बदलाव आ जाता है। यानी देखिए अगर कोई भी चीज़ नहीं हो और बच्चों को उसके बारे में पता ना हो, जब उन्हें पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा असंतुलित सी चीज़ें हो जाती है क्योंकि वो समझ नहीं पाते। लेकिन जब वो उसको संतुलित कर लेते हैं, यानी जब वो उसी जानकारी को समझ लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं तो वो संतुलित हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। आगे अगर मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं तो यदि ही कोई बच्चा सोचता है कि सभी फल मीठे होते हैं लेकिन वह नींबू का स्वाद लेता है और पता है कि वह खट्टा होता है, वह उसे पूर्ण ज्ञान असंतुलित हो जाता है क्योंकि उसका जो ज्ञान होता है वो असंतुलित हो जाता है कि सभी फल तो मीठे होते हैं बट नींबू क्यों खट्टा होता है, भाई वो भी तो मीठा होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, फिर वह यही सीखता है कि सभी फल मीठे नहीं होते जिससे उसका संज्ञानात्मक संतुलन पुनः स्थापित हो जाता है। यानी फिर उसे ये रियलाइज होता है कि नहीं, सभी फल जो होते हैं वो मीठे नहीं होते, कुछ फल खट्टे भी हो सकते हैं, कुछ फल
कड़वे भी होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, यानी जो प्याजे हैं उसकी जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी क्या अवस्था है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख चरणों में विभाजित किया। वो 4 प्रमुख जो चरण हैं वो कौन-कौन से हैं? तो पहला हम देखेंगे स्वदेशी मोटर अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में शिशु अपने परिवेश को समझने के लिए अपनी इंद्रियों यानी स्पर्श, दृश्य और श्रवण और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इस चरण में व्यक्ति व्यवस्थित विकास होता है, जिसका अर्थ है कि बच्चे ये समझने लगते हैं कि कोई वस्तु भले ही उसकी दृष्टि से ओझल हो गई है, लेकिन वह मस्तिष्क में बन रही है। यानी अब उन्हें लगने लगता है कि हाँ, अगर कोई वस्तु का उन्हें चित्र था या फिर वो बचपन से उनके साथ खेल रहे थे, 2 साल का बच्चा हो गया, तो उसे फिर भी वो रिमेंबर रहती है, चाहे वो वस्तु उसके पास हो या ना हो। उदाहरण के लिए यदि कोई खिलौना बच्चे की नज़र से हटा दिया जाए, तो प्रारंभ में वह समझता है कि खिलौना गायब हो गया है, लेकिन धीरे-धीरे वह सीखता है कि खिलौना अभी भी मौजूद है। यानी देखिए, अगर शुरू में हम कोई भी खिलौना बच्चों की आंखों के सामने से हटा ले, तो उन्हें लगेगा कि वो गायब हो गया, अब नहीं आएगा, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें समझ में आता है नहीं, वो खिलौना तो था, बस कुछ टाइम के लिए उसे गायब कर लिया गया था या दुबका दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पूर्व संक्रात्मक अवस्था। इस ये जो होती है ये हम 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। इसमें क्या होता है, इस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक सोच विकसित करते हैं और भाषा कौशल में सुधार करते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे बच्चे काल्पनिक खेल में रुचि रखने लगते हैं। यानी बच्चे जो होते हैं वो अपने आप में ही काल्पनिक रूप से खेलने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो हैं वो डॉल्स वगैरह से खेलते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टेंट हाउस बनाकर खेलते हैं, जिसमें क्या करते हैं वो लोग डॉल वगैरह की शादी करवा देते हैं। काल्पनिक जो चीज़ें होती हैं वो बारात लेकर आते भी हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें काल्पनिक जो चीज़ें होती हैं वो होने लगती हैं बच्चों के साथ में। इस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, यानी वह दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होते हैं। यानी वो दूसरों की चीज़ों को नहीं समझ पाते। उदाहरण के लिए आप लिखेंगे यदि किसी बच्चे से पूछा जाए कि वह अपने भाई के बारे में क्या सोचता है, तो वह बता सकता है, लेकिन अगर उसे पूछा जाए कि उसका भाई उसके बारे में क्या सोचता है, तो वह उत्तर नहीं दे पाएगा। यानी अगर उससे पूछा जाए कि वो अपने भाई बहन के बारे में क्या सोचता है, तो वो बता देगा अपने दृष्टिकोण या फिर अपनी सोच। लेकिन अगर वही क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आपके भाई बहन आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो दूसरों के जो दृष्टिकोण होते हैं, उनकी समझ होती है, जो दृष्टिकोण होता है वो उसको समझने में असमर्थ होता है उस टाइम पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे ठोस संक्रात्मक अवस्था, और ये जो होती है ये 7 से 11 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चे तर्कसंगत और तार्किक सोच विकसित करने लगते हैं, लेकिन वह अभी भी ठोस वस्तुओं और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। यानी इस अवस्था में वो तार्किक और जो तार्किक सोच होती है उसको विकसित करते हैं, लेकिन वो फिर भी ठोस स्थिति को ध्यान या फिर ठोस स्थिति को स्थित नहीं कर पाते। नेक्स्ट हम देखेंगे संरक्षण की अवस्था विकसित होती है, जिससे बच्चों समझने लगते हैं कि वह किसी वस्तु का आकार या रूप बदलने की प्रक्रिया की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह से उनकी सोच विकसित होने लगती है। उदाहरण के लिए यदि पानी को एक छोटे ग्लास से बड़े ग्लास में डाला गया, तो उस अवस्था में बच्चा यह समझ सकता है कि पानी की मात्रा वही रही है। यानी देखिए, अगर हम छोटे ग्लास से बड़े ग्लास में पानी डालते हैं तो बच्चों को लगता है कि हाँ वो कम या ज्यादा हो गया होगा। यानी देखा, अगर छोटे ग्लास को हम भर के बच्चों को देंगे, वो कहेंगे नहीं ये तो बहुत ज़्यादा, हमसे नहीं पिया जाएगा। और वही चीज़ हम बड़ी ग्लास में उन्हें दे दें ना, तो उन्हें लगे ये तो कम हो गया, वो उसे पी लेते हैं। तो ये जो है ये अवस्था यहाँ आकर ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि मात्रा सेम ही है, तो वो इस चीज़ से अब बेवकूफ़ नहीं बन पाते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे औपचारिक सकारात्मक अवस्था। औपचारिक जो संक्रात्मक अवस्था होती है वो 11 वर्ष से अधिक हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त और परिकल्पनात्मक सोच विकसित करने लगते हैं। यह जटिल समस्याओं का विश्लेषण कर सकते हैं और वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि किसी बच्चे से पूछा जाए यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण नहीं हो तो क्या होगा,
तो इस अवस्था का बच्चा विभिन्न संभावनाओं पर विचार कर सकता है। यानी देखिए, अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा पृथ्वी पर, देखिए अगर इससे छोटे बच्चे से पूछा जाएगा तो वो कंफ्यूज रहेगा, उसे यही नहीं पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण आखिर होता क्या है और इसके ना होने से क्या इफेक्ट होगा। बट इस उम्र के बच्चों से अगर पूछा जाए तो वो अलग अलग तर्क, अलग अलग चीजें बताने लग जाएंगे। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत का शिक्षा पर प्रभाव, यानी जो पियाजे हैं इनकी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है इस सिद्धांत का। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत शिक्षा में बहुत प्रभावी सिद्धांत है। यह प्रभावी सिद्धांत हुआ, इसके आधार पर शिक्षकों को बच्चे को सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया गया। किस तरह से, पहला आप लिखेंगे बच्चों की अधिगम क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट आप इसमें व्यवहारिक शिक्षा विधियों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने और प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वो खुद से आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे उनकी संज्ञानात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए गतिविधि अवधारणा शिक्षण अपनाया जाता है ताकि वो अच्छे से उसी चीज को सीख पाए। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लोग लिखेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बच्चों की मानसिक वृद्धि और सीखने की प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इसकी अवधारणा जैसे योजना, अनुकूलन और आत्मसात, समायोजन और संतुलन यह दर्शाते हैं कि बच्चे अपने अनुभवों और पर्यावरण के साथ बातचीत करके ज्ञान निर्माण करते हैं। यानी बच्चे जो होते हैं वो अपने अनुभवों, अपने जो पर्यावरण होते हैं, अपने जो साथी होते हैं उनके साथ बातचीत करके अपना जो ज्ञान होता है उसका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में पियाजे का सिद्धांत शिक्षकों को यह समझने में मदद करता है कि वह किस प्रकार की शिक्षण विधियां अपनाएं जिससे बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता बेहतर तरीके से विकसित हो सके, ताकि जो उनका बच्चा है वो अच्छे से सारी चीजें समझ पाए और संज्ञानात्मक जो उस चीजें हैं या संज्ञानात्मक जो विकास है उसको अडॉप्ट कर पाए, उसको सीख पाए। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करेंगे थर्ड वीडियो में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख पाएं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। Thank you for watching everyone.